एंड विद इन द मूवमेंट। अगर इसको हम गूगल करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में ये बनेगी, जो मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू की थी, उसके अंदर जो जुड़े हुए लोगों की क्या क्या विचारधाराएं हैं, मतलब क्या क्या सोच है। मतलब इस मेन हेडिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन के साथ जुड़ने वाली, चाहे वो सिटीज के लोग हों चाहे वो गांव के लोग हों, उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, वो क्या उनका मानना क्या था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटी में कैसे परफॉर्म हुई और विलेजेस में कैसे परफॉर्म हुई, ये सारा का सारा डाटा हम इसी हेडिंग में डिस्कस करेंगे। जिसमें इसके साथ ही 2.1 हेडिंग दी गई है, जिसका नाम क्या है, द मूवमेंट इन टाउन्स। मतलब मूवमेंट जो थी वो टाउन्स में कैसे परफॉर्म कर पाई, क्या सक्सेसफुल रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आइए इसका बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चल पाई, इसको ना 3 फेजेस में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको, शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। मतलब 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सिटीज में परफॉर्म हो रही थी, उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़े समाज में। और लास्ट फेज में बात करेंगे, ये धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो स्लो क्यों होनी शुरू होगी सिटीज में। मतलब हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पॉलिटिकल क्या क्या इफेक्ट पड़े और एक इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़े, और धीरे धीरे लास्ट में आते आते सिटीज में अगर बात करें ये मूवमेंट स्लो क्यों होने लगी। इस पैरे की स्टार्टिंग होती है इस लाइन से, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। यहाँ से एक एमसीक्यूज पैट आता होता है एक साल छोड़ के, कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों, मैंने बोला था ना, नॉन कोऑपरेशन महात्मा गांधी ने शुरू की और खिलाफत अली ब्रदर्स जो मुसलमानों के लीडर्स थे, तो ये दोनों मूवमेंट इकट्ठी चली इंडिया में अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, जनवरी 1921। अडॉप्ट की अलग डेट है, जो कौन से नागपुर सेशन में बताया था, ये स्टार्टिंग डेट है। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट घोषित कर दिया, हाँ भी आज से स्टार्ट है। उसके बाद दूसरी लाइन ये है कि ये मूवमेंट ना स्टार्टेड बाय मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज। सिटीज में मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट की, मतलब बहुत सारे और भी लोगों ने स्टार्ट की, पहले मिडिल क्लास ने की, फिर और लोग जुड़े, फिर उसके साथ और लोग जुड़े, मतलब ऐसे ऐसे करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल गई। जैसे मैंने ऊपर बोला था, इसके हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट देखेंगे सोसाइटी में, इंडिया में क्या पड़े। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति, तो राजनीति मतलब होता है गवर्नमेंट। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स का बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, पहली बात समझ आ गई, ये पीछे भी डिस्कस किया, ये यहाँ पर भी आ सकता है। उसके बाद जो लॉयर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई जो कोर्स थी, ब्रिटिश कोर्स थी, उसको रिजाइन कर दिया भाई। और यहाँ पर ना अंग्रेजों के ना काउंसिल के इलेक्शन होते थे, जहां पर वो डिसीजन करते थे, हाँ भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। तो काउंसिल के इलेक्शंस को भी इंडियंस ने बायकॉट कर दिया। पर यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, मद्रास एक जगह है इंडिया में, वहां पर क्या किया, काउंसिल के इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। मतलब मद्रास ही एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बायकॉट को नहीं माना, मतलब बाकी सभी इंडियंस ने माना, इस जगह में नहीं माना। कौन सी पार्टी है मद्रास ने जिन्होंने नहीं माना, जस्टिस पार्टी। तो आपको एक छोटा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, पॉलिटिकल इफेक्ट में बाकी सभी ने तो बायकॉट को माना था, पर एक जगह बताओ इंडिया में, मद्रास में कौन सी पार्टी, जस्टिस पार्टी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया, ऐसे बोल लो। तो ये सारा का सारा डाटा पॉलिटिकल इफेक्ट में आएगा। उसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़े समाज में उस समय इंडिया में। तो पहला इफेक्ट ये पड़ा, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया। इंडियंस ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई फॉरेन गुड्स को यूज करने में मना कर दिया, हाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया की चीजों को ही यूज करेंगे। अगला पॉइंट है लिकर शॉप पिकेटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लिकर शॉप थी, जो यहाँ पर शराब बेचने वाली उस समय शॉप थी, इंडियंस ने उसको घेरा डाला। यहाँ पर पिकेटेड लिखा ना, इसका मतलब ये होता है कि दुकान को घेरा डालना। आसपास के लोगों ने, इंडियंस ने मिलके घेरा डाला और वहां पर किसी को शराब पीने के लिए जाने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना फॉरेन गुड्स को उन्होंने बायकॉट किया इंडियंस ने। यहाँ पर इंडियंस को एक फायदा क्या हुआ, इंडिया जो टेक्सटाइल था, इंडिया जो हैंडलूम था, मतलब इंडिया में टेक्सटाइल मतलब कपड़े का बिजनेस, और हैंडलूम मतलब हाथ से बनाने वाले कपड़े थे, वो धीरे धीरे रोज होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों तो कोई यूज नहीं करना, मतलब ना तो कपड़ा डालना, तो जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट बढ़ने लगा उस समय। ठीक है, और इससे चलते हुए इंडिया में अंग्रेजों का इम्पोर्ट भी कम हो गया। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर से चीजों को मंगवाना।
तो इंडिया का इंपोर्ट टेक्सटाइल में कितना कम हो गया, पहले था 102 सीआर, ये घट के कितना हो गया 57 सीआर तक। ये कब की बात है, 1921 से लेकर 1922 जब ये मूवमेंट शुरू हुई। मतलब इंपोर्ट इतना ज्यादा कम हो गया, अंग्रेजों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। पहले वो 102 करोड़ की चीजों को मंगवाते थे और उसको इंडियन से ही बनवा के आगे महंगे दामों में बेचते थे कपड़ा वगैरह। तो बेसिकली ये कम हो गया, कितना हो गया 57 करोड़। देखो इतना डाउन हो गया, आधा ही हो गया। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ये आपको क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल इफेक्ट या इकोनॉमिक इफेक्ट, सारा का सारा नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपकी स्टार्टिंग में आ गया होगा, ये मूवमेंट देखो कितनी अच्छी चल रही है, अंग्रेजों का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, पर ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू होगी, सिटीज में फेल होनी शुरू होगी। इसका कारण क्या था, इसके बहुत सारे रीजन थे, तो हम वो रीजन डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो इन द सिटीज, या आएगा व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट लास्ट क्या होगा, सिटीज में फेल होगी। तो इसके पहला कारण ये है, जो खादी के कपड़े थे ना, अब खादी का मतलब क्या आता है, हाथ से बनाना। तो बेसिकली जो इंडियंस गुड्स थी ना वो हाथ से बनती थी, जो अंग्रेजों की चीजें थी वो मशीनों से बनती थी। मशीनों से बनने के चक्कर में वो सस्ती मिलती थी, और हाथ से अगर कोई बनाएगा तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही सूट बनेगा, ऐसे समझ लो। तो इंडियंस की खादी की बनाए हुए कपड़े इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जो पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी चीजों को खरीदना दोबारा से शुरू कर दिया। बेचारे क्या करें, इंडियंस का कपड़ा महंगा बिकता था, मजबूरी थी, तो वो दूसरे कपड़े को डालना ही पड़ा ब्रिटिश के। अगला पॉइंट है, मिल क्लॉथ को ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए लोग इंडियंस। मिल में बनने वाले क्लॉथ, वो सेम सी बात होगी, हाथ से बनने वाले तो महंगे थे, मिल में बनने वाले जो फैक्ट्रीज में बनने वाले क्लॉथ सस्ते पड़ते थे, तो वो लोग ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में ये सिटीज में स्लो होनी शुरू होगी ये मूवमेंट। इसका अगला कारण क्या है जिससे पता चलता है ये मूवमेंट सिटीज में स्लो होगी, इंडियंस के पास कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं हाँ भी आपने स्कूल छोड़ने ब्रिटिश के, तो मैं अगर इंडियंस को अपना स्कूल दूंगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। कितनी देर तक बच्चे और टीचर जॉब छोड़ के बैठे रहेंगे, हार के किसी ना किसी दिन तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मतलब महात्मा गांधी अगर बोल देते हैं हाँ भी स्कूल अब ब्रिटिश के मत जाओ, ठीक है हम 2 दिन रुक जाएंगे, 2 साल रुक जाएंगे, पर कितने साल रुक सकते हैं। महात्मा गांधी की जेब में कौन सा कोई स्कूल था कि जहां पर वो मना कर रहे थे, स्कूल जेब में से निकाल के दे रहे थे। तो इंडियंस के पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे, स्कूल छोड़ दिया स्कूल नहीं था, कोर्ट छोड़ दिए वकीलों ने तो कोर्ट नहीं थे, ऐसे ऐसे करते इंडियंस के पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं थे। इससे ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हो गई। आगे क्या हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने रीज्वाइन कर दिया भाई स्कूल्स ब्रिटिश के। क्या करते बेचारे, मजबूरी थी, करना ही पड़ना था। पढ़ना कैसे था बच्चों ने, और टीचर को सैलरी पैसे कैसे कमाने थे, लोगों ने घर कैसे चलाना। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट इसीलिए सिटीज में कमजोर होनी शुरू होगी। लास्ट पॉइंट क्या है, जो लॉयर्स ने कोर्ट छोड़ी थी उनको मजबूरी के चक्कर में ब्रिटिश की कोर्ट्स को ज्वाइन करना ही पड़ा। तो ये सभी कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्लो होने में सिटीज में। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद हम इसकी अगली सब हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं 2.2, जिसका नाम क्या रहने वाला है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। यहाँ पर इस हेडिंग का मतलब ये बन रहा है कि बेसिकली जो विद्रोह चल रहा था, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने चलाया था, वो कंट्री साइड कैसा था। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। पिछली हेडिंग में हमने ये देखा था, तो सिटीज में विद्रोह कैसा चला, क्या वो परफॉर्म अच्छा कर पाया, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गांव के लोगों ने विद्रोह को कैसे समझा, और क्या गांव के लोग विद्रोह के साथ जुड़े, क्या गांव के लोग विद्रोह मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी उसके साथ जुड़े या सक्सेसफुल रहे। ये सारा का सारा डाटा हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस स्लाइड का हम बेसिकली करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। इस पैरे की शुरुआत होती है इस लाइन से, इन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कंट्री साइड में 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एक तो पीजेंट्स ने और एक ट्राइबल्स ग्रुप्स ने। मतलब यहाँ पर जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी और मुस्लिम दोनों ने, तो वहां पर एक तो पीजेंट्स ने ज्वाइन किया और एक ट्राइबल ग्रुप्स ने ज्वाइन किया। ज्वाइन तो कर लिया, बाद में पीजेंट्स को और ट्राइबल ग्रुप्स को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छोड़नी पड़ी। इसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है जो आपको यहाँ पर इस हेडिंग में पता चल जाएगी। यहाँ पर एक बात स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं, महात्मा गांधी विश्वास रखते थे नॉन वायलेंस में, मतलब कोई भी मार कटाई नहीं करनी, और जो भी महात्मा गांधी के साथ जुड़ता था अगर वो वायलेंट होता था, मतलब कहीं पे तोड़फाड़ कर दी या किसी को मार दिया, तो महात्मा गांधी उसका साथ देते थे छोड़, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाई द पीजेंट जॉइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब जो किसान
पर्सन थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता होता है, व्हाई द पीजेंट्स जॉइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो पहला है रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। वहां पर अंग्रेजी सरकार ने ना बहुत ज्यादा रिवेन्यू लगाए हुए थे, टैक्स लगाए हुए थे पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर। बेचारों की चाहे फसल अच्छी हो चाहे ना हो, उनको टैक्स देने पड़ते थे। तो इस बात से बड़ा ज्यादा परेशान हो गए, तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अगला पॉइंट है इसका, अबॉलिशन ऑफ बैगर। बैगर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मान लो मैं अपने ही जमीन में काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे ऊपर एक बॉस आ जाएगा, जैसे ब्रिटिश आ गए थे। तो मैं अपने ही लैंड के ऊपर क्या है, मजदूर बन के काम करता हूँ दिन रात, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते उसका, तो उसको बैगर बोला जाता है। तो अबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना। वो इस बैगर सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, अपनी जमीन का खुद मालिक बनना चाहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। अब बेसिकली ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, एक तो लैंडलॉर्ड्स और एक तालुकदार। ये दोनों के दोनों ऐसे पर्सन थे जो अंग्रेजों के बंदे थे, ऐसे समझ लो। ये सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करते थे, हमारे फार्मर्स थे, और ब्रिटिश को जाके देते थे। तो ये टैक्स जो थे ना, बड़ा बेरहमी से इकट्ठा करते थे। चाहे किसान बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है, कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसको गालियां निकाल के, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करके, जलील करके टैक्स वसूल करते थे, जो भारतीय किसानों को ये मंजूर नहीं था ऐसा हो। तो इसका बायकॉट करना चाहते थे। ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड से जो दबाते थे उनको, तालुकदार थे, उनको वो खत्म करना चाहते थे। तो ये तो सारे रीजन थे जिसके चक्कर में जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में पीजेंट्स ने महात्मा गांधी का साथ दिया। यहाँ पर एक एग्जांपल याद रखनी है आपने, अवध के पीजेंट्स की। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि और भी बहुत सारे किसानों ने ज्वाइन किया, और भी बहुत सारी जगह के किसानों ने ज्वाइन किया, पर आपके ना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल याद रखनी है। जो अवध के पीजेंट्स थे ना, उसको लीड किया, वहां पर अवध के जो पीजेंट्स का हेड बना था वो था बाबा रामचंद्रा। बाबा रामचंद्रा क्या था, ये जो पीजेंट के साथ हो रहे बुरे कामों के साथ खिलाफ हुआ था अंग्रेजों के। तो बेसिकली ये ना सन्यासी था। यहाँ पर एक ना बाबा रामचंद्रा के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, वो सन्यासी था, और उसने इस मूवमेंट को कहाँ से लेड किया, कहाँ का ये बॉस बना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का। तो ये अवध एक जगह का नाम याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरू कब हुई थी, जनवरी 21 में। तो थोड़ी सी पीछे स्टोरी हम जाते हैं। इन 1920 में क्या हुआ, नेहरू जी और साथ में जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है बाबा रामचंद्रा, उन्होंने एक किसान सभा बनाया था, अवध किसान सभा। तो आपने एक याद रखना है, अवध किसान सभा किसने बनाई थी, तो नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्रा ने, जो किसानों के खिलाफ हो रहे जितने भी अत्याचार थे उसको बंद करना चाहते थे। डेट क्या है, 1920। और जैसे ही उनको पता चला 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की है, तो उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ये जो किसान सभा थी एक ही मंथ में स्प्रेड होने लग गई, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, 300 ब्रांचेस उसकी फैल गई। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जो किसान सभा बनाई थी वो एक ही महीने में कितनी ब्रांचेस होगी, तो 300। ये जो अवध किसान सभा थी, या बहुत सारे किसान थे, जैसे ही उनको पता चला कि 1921 में एक नॉन कोऑपरेशन करके मूवमेंट चली है, तो उसके साथ ज्वाइन हो गए। अब देख लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमने पीछे देखा सिटीज में कैसे फैली और कैसे कम हो गई, डिक्लाइन कैसे होगी। अब यहाँ पर भी फैल गई, बहुत सारे किसानों ने साथ दिया, पर धीरे धीरे यहाँ पर भी इसमें कमी आनी शुरू होगी। उसका कारण क्या है, बट कांग्रेस ना इससे, इसकी लीडरशिप से हैप्पी नहीं थी। कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी, किससे, पीजेंट्स की जो ज्वाइनिंग हुई थी। पीजेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी के मैसेज को उल्टा ही करना शुरू कर दिया। करना क्या शुरू कर दिया, 1921 में पीजेंट्स ने ना नॉन वायलेंस तरीका यूज करना शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को मार भी दिया, बाजार को लूट दिया, और सीज कर दिया ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स को हथियाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो सोचते थे, महात्मा गांधी ने ही ऐसा बोला, महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि टैक्स नहीं देना और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब लैंड के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था वो हमने अब लेना है जबरदस्ती से। और जैसे ये बात महात्मा गांधी को पता चली, ऊपर लिखा है ना कांग्रेस नॉट हैप्पी, तो उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर इस स्लाइड में ये देखा पीजेंट्स ने क्यों ज्वाइन किया, और पीजेंट्स की कौन सी सभा बनी थी, और वह कैसे पीजेंट्स नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन हुए, और कैसे महात्मा गांधी ने उनका साथ छोड़ा। जैसे ही मैंने पीछे बोला था नॉन वायलेंस होएगी तो महात्मा गांधी उसका साथ छोड़ देंगे। आई होप ये पीजेंट्स वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी थी जो, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया। ये पीजेंट्स की तरह लास्ट में आके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से छूट गए थे या ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्राइबल से। व्हाई द ट्राइबल कम्युनिटी ज्वाइन नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्यों ज्वाइन किया।
बेसिकली ना ट्राइबल्स जो थे ना, कबीले वाले बोलते हैं, वो ना जंगल के ऊपर बड़ा ज़्यादा डिपेंड थे। जैसे ही अंग्रेज इंडिया में आए, उन्होंने जंगलों के ऊपर ना बहुत सारे लॉ बनाए, फॉरेस्ट लॉ, जिसके चक्कर में क्या हुआ, ट्राइबल्स ग्रुप को अपने जंगलों को छोड़ के जाना पड़ा। ट्राइबल्स पहले जंगल में रहते थे, वो जंगल उनकी फैमिली थी। जैसे ही फॉरेस्ट लॉ बने तो उनको क्या हुआ, अब जंगलों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ट्राइबल्स का अधिकार छूट गया। ये बात ट्राइबल्स को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टोरी समझ आ गई आपको? आ जाए वाई द ट्राइबल कम्युनिटी ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो ये सारी बात लिखनी है, मतलब उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी ब्रिटिश ने। पहले वो आजाद घूमते थे, अब उनको बेचारों को कैद कर लिया उनके जंगल में, ऐसे समझ लो। अब क्या हुआ, एक कैरेक्टर का नाम याद रखना है, एक स्टोरी याद रखनी है। तो बेसिकली इन 1920s के आसपास जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट की थी ट्राइबल कम्युनिटी ने। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज में? गुडेम हिल्स की। गुडेम हिल्स एक जगह का नाम है जो आंध्र प्रदेश है। वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, गुरिल्ला वारफेयर। एक वार करने की टेक्निक है, जैसे मैं बोलूँ हाँ भी सामने से गोलियां चलानी है, तो आप सामने खड़े होकर फिर गोलियां चलाओगे ना। यहाँ पर क्या है, एकदम से आके गुरिल्ला की तरह अटैक करके फिर वापस चले जाना, फिर छुप जाना, फिर आ जाना, फिर ऐसे करना। तो इसको बोला जाता है गुरिल्ला मूवमेंट। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी ने स्टार्ट की थी गुडेम हिल्स के, आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश के। और इसको लीड किसने किया था, एक बंदे का नाम याद रखना है, अलूरी सीताराम राजू। तो एक बंदे का आपने बेसिकली यह नाम याद रखना है। पीछे एक नाम याद रखा था, पीजेंट्स को किसने लीड किया था, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी को लीड किया आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में से किसने, अलूरी सीताराम राजू ने। तो जैसे ही राजू जी को ये मूवमेंट के बारे में पता चला महात्मा गांधी ने, तो उसने क्या किया, सपोर्ट किया, उसने मूवमेंट ज्वाइन किया। बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, उसने प्रेज किया महात्मा गांधी की, बट वो विश्वास रखता था नॉन वायलेंस से। वो बोलता था हमें जो आजादी है, हमें जो इंसाफ है, वो आर्म्ड से मिलेगा, हथियारों से मिलेगा, नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगा। ऐसे ये बात महात्मा गांधी को पता चली, हाँ भी ये तो बंदा नॉन वायलेंस कर रहा है, तो उसका साथ अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी तो किसमें, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। और यहाँ तक ही नहीं रुके, आगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को और भी गलत तरीके से लिया। जैसे किसानों ने लिया था ना पीछे कि लड़ाई झगड़े करो, महात्मा गांधी तो बोलते थे नहीं लड़ना, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा ही सेम किया, जिसके चक्कर में ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आउट होना पड़ा इनको। क्या गया था, इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी ने पुलिस स्टेशन में जाके अटैक किया और बहुत सारे पुलिस वालों को मार भी दिया। इसके चक्कर में नॉन वायलेंस फैल गई और महात्मा गांधी ने यहाँ पर इसको कट आउट कर दिया। लास्ट में राजू जी पकड़े गए, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1924 को उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, उनको मार दिया गया, मतलब उनको फांसी चढ़ा दी गई, ऐसे बोल सकते। आई होप ये सारा का सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ आ गया। इस स्लाइड में बेसिकली हमने किया क्या, पीजेंट्स ने कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा, और ट्राइबल कम्युनिटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा, क्या क्या रीजन थे। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद इसकी अगली सब हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, आज इन प्लांटेशन। ये वाली भाई हेडिंग का नंबर है 2.3। इसके बाद ना अगली मेन हेडिंग स्टार्ट होगी। इस हेडिंग में ना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से आपने समझना। यहाँ पर बेसिकली स्वराज लिखा है ना, स्वराज का मतलब क्या होता है, देशभक्ति की भावना, देश के प्रति फीलिंग। और प्लांटेशन इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्लांटेशन की टर्म यूज होती है। यहाँ पर एक स्टोरी है एक एग्रीकल्चर करने वाले वर्कर्स की, अंग्रेजों से बड़े ज्यादा परेशान थे। परेशानी का कारण क्या था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बेसिकली वैसे आपको मतलब बता देता हूँ, एग्रीकल्चर चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, जब कोई भी एक फसल बड़े लेवल के ऊपर उगाई जाती है सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। यहाँ पर स्टोरी है टी प्लांटेशन वर्कर, मतलब असम में, यहाँ जैसे आप देखते हैं ना असम की टी पूरे इंडिया में फेमस है, तो वहां पर एक स्टोरी आपने याद रखनी है, वहां से एक क्वेश्चन बनता आता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, प्लांटेशन वर्कर्स थे ना असम के, उनको बनाया हुआ था भाई अंग्रेजों ने, उनके ही बाग में कैदी बनाया हुआ था। उनको जाने नहीं देते थे, दिन रात उनको बहुत ज्यादा काम करवाते थे बिना सैलरी के, मतलब उनको ना किडनैप करके रखा हुआ था। तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उनके लिए स्वराज, उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, मूव फ्रीली, मतलब मूव फ्रीली करना, उनके लिए ये फ्रीडम था। अगर किसी को ऐसे किडनैप करके रखा हो तो उसके लिए फ्रीडम क्या है कि वो किडनैपिंग से आजाद हो जाए। इससे उन्हें किसी को अगर खाना ना दे हम बहुत दिनों तक, तो उसके लिए फ्रीडम क्या आएगी, अगर खाना मिल जाएगा। असम के ट्री प्लांटेशन वर्कर्स जो काम कर रहे थे, उनके लिए फ्रीडम क्या थी, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने गाँव जा सकते हैं जब भी दिल करे, ठीक है, यहाँ पर आके काम करके पैसे कमाना, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए फ्रीडम का ये मतलब था। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ फ्रीडम मेंट बाय द असम प्लांटेशन वर्कर। तो उनके लिए अगर वो मूव फ्रीली करते हैं अपने गार्डन से, तो उनके लिए ये फ्रीडम है। अब अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया हुआ था अंडर द लैंड इमिग्रेशन एक्ट,
एक्ट की डेट याद रखनी है 1859। 1859 में क्या था, अंग्रेजों ने एक रूल बनाया, एक्ट पास किया जिसका नाम क्या है, लैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके चक्कर में क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स थे, अंग्रेजों की परमिशन के बिना अपनी प्लांटेशन बागों को छोड़ के नहीं जा सकते थे। अगर वो बेचारे जाते तो उनको पीटा जाता था, मारा जाता था। यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बनता होता है कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था और कौन से एक्ट के जरिए उनको बंदी बना के रखा हुआ था अपने ही खेतों में, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ तक स्टोरी आगे समझ। आगे जैसे ही उनको पता चला हाँ भी महात्मा गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन करके मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, तो आगे उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन के ड्यूरिंग ही उनको ये लगा हाँ भी आजादी मिल गई है, ठीक है, उन्होंने अपने प्लांटेशन गार्डन्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। उनका ये मानना था कि गांधी राज आ गया, गांधी राज मतलब गांधी जी अब राज कर रहे हैं, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, उनके हिसाब से क्या है, अब आजादी मिल गई है, वो अपने गार्डन्स को छोड़ के जा सकते हैं। पर क्या हुआ, चक्कर क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी ना, तो वहां पर इंडियंस ने सभी चीजों को बाइकाट किया हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक चल रही थी, उनको नहीं पता था हाँ भी ये कौन से, वहां पर कौन सा व्हाट्सएप होता था कि महात्मा गांधी ने एक मैसेज डाला तो सभी को पता चल गया। बेचारों इंटरनेट नहीं था तो लोगों के थ्रू ही बात जाती थी, उनके उनके पास ना अधूरी बात गई, तो बेसिकली उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में वहां पर पकड़े गए और वहां पर उनकी कुटाई हुई। तो ये छोटी सी स्टोरी याद रखनी है आपने प्लांटेशन वर्कर्स के अकॉर्डिंगली। ये 2 पैरे यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा मैं सारा का सारा नोट्स में दे दूंगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चलते चलते महात्मा गांधी ने कर दी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पर वर्ड आया ना है कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दूसरा ये बन के आता है स्लाइड से, व्हाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, कौन सी नॉन कोऑपरेशन, तो उसके पीछे एक रीजन था। मैंने आपको शुरुआत में बोला था महात्मा गांधी करते थे नॉन वायलेंस में विश्वास। अब जहां पर भी वायलेंस होती थी, जैसे हमने पीछे देखा है, महात्मा गांधी उसका साथ छोड़ देते थे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ना, महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस तरीके से ही चलाने की शुरुआत की थी, जैसे हमने शुरू में देखा है। पर यहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ जिससे महात्मा गांधी को ये मूवमेंट बंद करनी पड़ी। तो इंसिडेंस कहाँ पर हुआ, एक चोरी चोरा जगह है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। वहां पर एक पीसफुल स्ट्राइक हो रही थी और वो वायलेंट में तब्दील होगी, मतलब वहां पर वायलेशन लोगों ने शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वालों को मार दिया। इसलिए इस डेट को याद रखना भी आसान है। ये कॉल्ड ऑफ कब हुई थी, 1922 में, मतलब 1922 में 20 पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और जिसके चक्कर में महात्मा गांधी को लास्ट में ये वाली मूवमेंट बंद करनी पड़ी। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी बंद। अब महात्मा गांधी देखते हैं अगली मूवमेंट कौन सी स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया।